तो आइए एनर्जी के बारे में डिस्कस करते हैं। एनर्जी क्लास 9 से हम पढ़ते आ रहे हैं। एनर्जी क्या है? एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। किसी बॉडी में जितनी एनर्जी होती है उतना वो वर्क कर पाता है। सो एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है। एनर्जी का यूनिट जूल है। सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी इट्स अर्ग एंड 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग्स। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हमारे पास होते हैं, जैसे मैकेनिकल एनर्जी में पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी दोनों आते हैं। एंड इसी तरह से हीट एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, साउंड एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, मैग्नेटिक एनर्जी है एंड इस तरह से न्यूक्लियर एनर्जी एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हम दो इम्पॉर्टेंट एनर्जीज के बारे में डिस्कस करेंगे, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? इट इज एनर्जी possessed by a body by virtue of its motion। एक बॉडी मोशन में होती है तो उस टाइम उस बॉडी में काइनेटिक एनर्जी होती है, या हम सिंपली कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जब एक बॉडी मोशन में हो। एवरी मूविंग बॉडी पोजेसेस काइनेटिक एनर्जी, राइट। हर मूविंग बॉडी में काइनेटिक एनर्जी होती है। मान के चलो एक एग्जांपल हम लेते हैं, एक क्रिकेट बॉल है विच इज मूविंग, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है, राइट। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम कैसे डिराइव कर सकते हैं? मान के चलो हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, उसकी वेलोसिटी u है इनिशियली, और उस पर कुछ फोर्स एक्ट हो रहा है फॉर टाइम t। अगर उसमें v फाइनल वेलोसिटी एंड s डिस्प्लेसमेंट है एट द एंड ऑफ द टाइम, तो वर्क डन उसमें क्या होगा? फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है। सो W विल बी इक्वल टू F मल्टीप्लाई बाय S, एंड F इक्वल टू ma के बराबर होता है मल्टीप्लाई बाय S। सो W विल बी इक्वल टू MAS। अब यहाँ पे ये जो AS आ गया है, इसको हम यहाँ से रिमूव करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। तो एलिमिनेट करने के लिए अगर हम ये इक्वेशन आपको याद होगी, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहाँ से हम as का वैल्यू निकाल करके इसमें हम पुट करेंगे। तो सब्स्टिट्यूट जब करेंगे हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, w इज इक्वल टू हाफ ऑफ m v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। दैट मीन्स वर्क डन इज पोजेस्ड बाय द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन जो होता है वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में ट्रांसफर होती है, यानी कि जितना एक बॉडी पे वर्क डन होता है उतना ही जब एक बॉडी डिस्प्लेस करेगा उसमें वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। सो देयरफॉर वी कैन से दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। मान के चलो इनिशियल जो वेलोसिटी है एक बॉडी की वो 0 है, तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला आ जाएगी हाफ ऑफ m v स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द मास ऑफ द बॉडी। मास बढ़ जाता है तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाती है। मास अगर डबल हो गया काइनेटिक एनर्जी भी डबल हो जाएगी। मास अगर हाफ हो गया तो काइनेटिक एनर्जी भी हाफ हो जाएगी। इसी तरह से ये स्क्वायर प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, यानी कि वेलोसिटी अगर डबल हो जाती है तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स बढ़ जाएगी। वेलोसिटी अगर डिक्रीज हो जाती है हाफ, काइनेटिक एनर्जी 1/4 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव। वाई? बिकॉज उसमें मास होता है, मास हमेशा पॉजिटिव होता है, एंड उसमें v स्क्वायर है। स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, राइट। तो v स्क्वायर जब आप किसी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव आता है। सो दैट इज वाई काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, एंड काइनेटिक एनर्जी इट्स a scalar quantity. Let's now talk about work energy theorem. Work energy theorem क्या है? It gives us the relation between work and kinetic energy. तो वही चीज़ हम यहाँ पे सपोज करेंगे, आपके पास एक मास m है, उसमें वो मूव कर रहा है विद वेलोसिटी u, इनिशियल वेलोसिटी u, उस पर कुछ फोर्स लग रहा है फॉर टाइम t, और फाइनल वेलोसिटी v है और डिस्प्लेसमेंट x है। तो फ्रॉम द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वी नो दैट v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। इन दोनों साइड से हम m/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके बाद हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ एम यू स्क्वायर इक्वल टू MAS।
अब यहाँ पे जो एम ए है ये एफ के बराबर है इनटू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एफ एस, एंड एफ एस हमें मालूम है एफ एस इज इक्वल टू वर्क डन, राइट। तो यहाँ से हमें वर्क डन की फॉर्मूला आ जाएगी, half of mv square, this is final kinetic energy, minus half of mu square, this is initial kinetic energy, that's equal to work done. So we can say that work done is equal to change in kinetic energy. So let's talk about work energy theorem for a variable force. अगर force variable है तो उसके लिए work energy theorem को हम कैसे derive करेंगे। ये है kinetic energy की formula, K equal to 1/2 mv square। इस इक्वेशन को हम दोनों साइड से डिफरेंशिएट करते हैं, तो दोनों साइड से डिफरेंशिएट करने के बाद हमें ये मिल जाएगा डी के अपॉन डी टी इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ हाफ एम वी स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आपको यहाँ से ये मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ से एम कांस्टेंट है तो एम बाहर आ जाएगा, और इसको हम ऐसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं 2v dv अपॉन dt, v स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा वो हो जाएगा 2v dv अपॉन dt। तो 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी से फार्मूला में है हाफ, तो 2 and 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, एंड हमारे पास आ जाएगा mv dv बाई dt। तो यहाँ से इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं m dv अपॉन dt मल्टीप्लाई बाई v, dv अपॉन dt दैट्स इक्वल टू acceleration. So dv upon dt, that's a acceleration, so ma is f, so equation becomes f multiplied by v. So ये इक्वेशन बन जाएगी dk upon dt is equal to f, वेलोसिटी को आप डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी लिख सकते हो, dx by dt। तो यहाँ से dt कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से, तो हमें मिल जाएगा dk इज इक्वल टू f dx। इसको अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे फ्रॉम इनिशियल डिस्प्लेसमेंट टू फाइनल डिस्प्लेसमेंट xf, फ्रॉम इनिशियल डिस्प्लेसमेंट xi टू फाइनल डिस्प्लेसमेंट xf, वी हैव इंटीग्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल dk इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनिशियल टू डिस्प्लेसमेंट फाइनल f dx। ये वाली जो क्वांटिटी है इंटीग्रेशन xi टू xf f dx, दिस इज वर्क डन, ये असल में वर्क डन की फॉर्मूला है ये, राइट। तो यहां से हमें मिल जाएगा काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू वर्क डन। तो ये है हमारी वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर ए वेरिएबल फोर्स। नाउ पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है? पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज द एनर्जी ऑफ ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन और कॉन्फ़िगरेशन। तो किसी ऑब्जेक्ट के उसकी पोजीशन की वजह से या उसकी कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो उस बॉडी में एनर्जी होती है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक में एक नेल हमें इसमें दबाना है, तो हम क्या करेंगे, हम एक हैमर लेंगे और हैमर को ऊपर ले जाएंगे। तो ऊपर होने से क्या होगा, ऊपर लेने से इस हैमर में पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। द रेज्ड हैमर पोजेसेस पोटेंशियल एनर्जी। तो जब हम उस पोटेंशियल एनर्जी को रिलीज करेंगे तो इस पे ये स्ट्राइक होगा, तो स्ट्राइक होने के बाद वो पोटेंशियल एनर्जी रिलीज होगी और वो काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगी और इस नेल पे हिट करेगी। दिस मीन्स दैट इट विल डू वर्क। ओके, इसी तरह से अगर हम फॉर एग्जांपल एक टैंक लेते हैं, इस टैंक में हमने वाटर को फिल किया, तो वाटर में द वाटर स्टोर्ड इन द ओवरहेड टैंक पोजेसेस पोटेंशियल एनर्जी। इस वाटर में भी पोटेंशियल एनर्जी है। मान के चलो इस वाटर को अगर हमने रिलीज किया तो ये सारी पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर स्टोर्ड है, ये काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। ओके, लेट्स टॉक अबाउट नाउ द स्प्रिंग फोर्स। इस स्प्रिंग को अगर हम कंप्रेस करते हैं तो कंप्रेस करने से क्या होगा, हमने वर्क डन की, यहाँ पे ये स्प्रिंग डिस्प्लेस हुआ और फोर्स भी लगा इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो इस स्प्रिंग में अब पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई है। पोटेंशियल एनर्जी इज स्टोर्ड इन ए कंप्रेस्ड स्प्रिंग। इसको अगर हम रिलीज करेंगे इस स्प्रिंग को, तो ये स्प्रिंग इसमें जो ऑलरेडी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है वो बदल जाएगी
काइनेटिक एनर्जी में एंड इट कैन डू सम वर्क। ओके, लेट्स टॉक अबाउट नाउ दिस कैटापोल्ट। इस कैटापोल्ट में जब हम एक छोटा सा स्टोन रखते हैं, देन उसको स्ट्रेच करते हैं एंड रिलीज करते हैं, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी होने की वजह से जब हम इसको रिलीज करते हैं तो वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है एंड इट कैन डू वर्क। Now let's talk about the formula for potential energy by virtue of its position. पोजीशन की वजह से जो एक बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला हम कैसे डिराइव करेंगे। लेट्स सपोज दिस ऑब्जेक्ट वाज इनिशियली एट हियर एट दिस पोजीशन और ऑन द ग्राउंड। हमने इस ऑब्जेक्ट को रेज किया टू अ हाइट h। दिस हाइट इज वेरी वेरी लेस देन कंपेयर टू द रेडियस ऑफ द अर्थ, बहुत ही छोटा है कंपेयर टू द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो हमने यहाँ पे क्या किया, द वर्क डन इन लिफ्टिंग द फोर्स इन लिफ्टिंग द बॉडी अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज गिवन बाय, तो यहाँ पे वर्क डन किसके बराबर होगा, दैट विल बी इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। लेकिन याद रखिए यहाँ पे हम वर्क डन कर रहे हैं अगेंस्ट द ग्रेविटी, सो देयरफॉर फोर्स विल बी इक्वल टू mg बिकॉज फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज इक्वल टू mg बिकॉज हम यहाँ पे वर्क डन कर रहे हैं अगेंस्ट ग्रेविटी, सो दैट विल बी इक्वल टू mg मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे h हो रहा है, हम इसको हाइट h पे ले जा रहे हैं, so work done will be equal to mgh. So this work done is stored in the body in the form of potential energy. तो ये जो हमने यहाँ पे work done किया ये store हो जाएगी इस body में in the form of potential energy. Potential energy को हम ऐसे भी लिख सकते हैं V of h because this potential energy depends upon the height is equal to mgh and potential energy is a scalar quantity. Potential energy it can be positive, negative or zero depending upon whether work is done against the force or by the force. डिपेंड करेगा ये पोटेंशियल एनर्जी क्या हम फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन कर रहे हैं कि या फोर्स के अलोंग वर्क डन कर रहे हैं। Okay, formula for potential energy by virtue of its configuration. Let's take this spring. अगर हम इस एक स्प्रिंग को कंसिडर करते हैं, इस स्प्रिंग में मान के चलो ये है इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन, यानी कि ये वो पोजीशन है जहाँ पे इनिशियली ये था x इक्वल टू 0, कोई अभी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही है। बट लेट्स सपोज यहाँ से हमने फोर्स अप्लाई किया और फोर्स अप्लाई करने के बाद क्या हुआ, ये स्प्रिंग फोर्स अप्लाई करने के बाद क्या हुआ, ये स्प्रिंग कंप्रेस हो गई। अब हमारा जो हैंड है वो इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है और स्प्रिंग का जो फोर्स है, इंटरनल फोर्स जो इस स्प्रिंग में है, दैट्स कॉल्ड स्प्रिंग फोर्स, वो हमारे फोर्स को अपोज करेगा, राइट। सो दैट फोर्स विल बी, दैट स्प्रिंग फोर्स विल बी इन द डायरेक्शन अपोजिट टू आवर फोर्स और अपोजिट टू आवर अपोजिट टू द एक्सटर्नल फोर्स। और दिस स्प्रिंग फोर्स इट इज पॉजिटिव एंड xc, मान के चलो हमने इसको x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू c तक डिस्प्लेस किया, तो ये इस केस में नेगेटिव होगा बिकॉज स्प्रिंग फोर्स एक डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट दूसरे डायरेक्शन में हो रहा है, तो हमें एक को नेगेटिव मानना पड़ेगा, तो यहाँ से हम xc को नेगेटिव मान सकते हैं। एंड जब हम इसको रिलीज करेंगे तो ये इस ओरिजिनल पोजीशन के बजाय थोड़ा सा डिस्प्लेस होगा अपनी ओरिजिनल पोजीशन से। लेट्स सपोज दैट डिस्प्लेसमेंट इज xe, तो जो स्प्रिंग फोर्स होगा दैट विल बी नेगेटिव बिकॉज स्प्रिंग फोर्स अब इसको अपोज करने की कोशिश करेगा, इस जो यहाँ पे स्ट्रेच हो रहा है स्प्रिंग, इसको अपोज करने की कोशिश करेगा एंड इट विल एक्ट इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में ये एक्ट हो जाएगा एंड डिस्प्लेसमेंट अदर डायरेक्शन में हो रहा है। So this means that xe is positive and fs is negative. Spring force is negative here. So formula for potential energy by virtue of its configuration. The spring force F is an ideal spring is F in an ideal spring is directly proportional to the displacement of the block from the equilibrium position. याद रखिएगा जो spring force है
स्प्रिंग फोर्स फॉर एन आइडियल स्प्रिंग होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द डिस्प्लेसमेंट. सो देयरफॉर एफ एस विल बी इक्वल टू माइनस के एक्स, बिकॉज स्प्रिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, एंड दिस के इज हियर स्प्रिंग कांस्टेंट. सो इस केस में क्या होगा, वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू, तो यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स बराबर होगा डब्ल्यू एस वर्क डन बाय स्प्रिंग इज इक्वल टू 0 टू एक्स सी. अब देखिए यहाँ पे ये पहले डिस्प्लेस हो रहा है फ्रॉम एक्स इक्वल टू 0 टू एक्स इक्वल टू एक्स सी. एफ एस डी एस, एफ एस डी एस, एफ एस इज फोर्स बाय स्प्रिंग फोर्स, spring, this is spring force Fs multiplied by dx is the small displacement. So and Fs is spring force is equal to kx. तो ये फॉर्मूला इस तरह से बन जाएगा, Ws work done by spring is equal to minus times 1 by 2 kxc square. ओके तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हमें नोट करनी है, जैसे वर्क डन बाय एक्सटर्नल पुशिंग फोर्स इज पॉजिटिव, राइट, क्योंकि ये उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. बट जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, सो देयरफॉर वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स विल बी इक्वल टू प्लस 1 by 2 kxc स्क्वायर, एंड वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स वो नेगेटिव होता है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स they are opposite to each other. इसका अगर हम ग्राफ डालने की कोशिश करेंगे तो ग्राफ कुछ इस तरह से हमारे पास आ जाएगा, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स एक्चुअली. तो यहाँ से अगर हम देखेंगे ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, यहाँ से फोर्स नेगेटिव है और डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है. इधर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, mgh, राइट, और इधर भी पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगी, mgh. तो ये इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है कि हमने कहाँ से इस ऑब्जेक्ट को रेज किया है, तो ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, ये सिर्फ डिपेंड करेगा इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पे, कि इनिशियली कहाँ पे था ये और फाइनली कहाँ पे है. इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करेगा कि किस पाथ पे ये इधर आया है, क्या ये इधर से आया है या इधर से आया है या बहुत ही लंबा पाथ तय करके इधर आया है, उस पर डिपेंड नहीं करेगा. ये सिर्फ पाथ पे डिपेंड करेगा, ये सिर्फ इस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि इनिशियल पॉइंट कहाँ है और फाइनल पॉइंट कहाँ है. दिस मीन्स दैट दिस सो पोटेंशियल एनर्जी हियर विल बी आल्सो इक्वल टू mgh, राइट. तो पोटेंशियल एनर्जी इज पाथ इंडिपेंडेंट, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है. तो इसका मतलब ये है कि ये एक कंजर्वेटिव फोर्स है. एंड राउंड ट्रिप में पोटेंशियल एनर्जी इन ए राउंड ट्रिप इज 0. अब देखिए इसको हमने यहाँ पे हम ले आए, उसके बाद हमने फिर से इसको अपनी पोजीशन पे ले आए, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी लॉस जो होगी इसमें पोटेंशियल एनर्जी दैट विल बी इक्वल टू माइनस टाइम्स mgh. सो इन ए राउंड ट्रिप दैट विल बी इक्वल टू mgh माइनस mgh, दैट विल बी 0. सो राउंड ट्रिप में हमेशा ये 0 के बराबर, इसकी जो एनर्जी होती है वो हमेशा 0 के बराबर होती है, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी गेन्ड बाय द बॉडी इज इक्वल टू प्लस mgh एंड पोटेंशियल एनर्जी लॉस्ट बाय द बॉडी इज इक्वल टू माइनस mgh. सो इनका जो सम होगा टोटल एनर्जी इन द राउंड ट्रिप दैट विल बी this plus mgh minus mgh is equal to 0. Therefore, gravitational force is a conservative force. अगर हम मान के चलो h यहाँ पे वेरिएबल लेते हैं, हाइट इज नॉट कांस्टेंट, हाइट वेरिएबल है, तो उस केस में फोर्स जो होगा वो डिपेंड करेगा हाइट पे. दिस मीन्स दैट फोर्स विल बी इक्वल टू माइनस टाइम्स d ओवर dh ऑफ v ऑफ h. v ऑफ h इज पोटेंशियल एनर्जी विच इज द फंक्शन ऑफ h. So this means that F is equal to minus d over dh of mgh. पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होती है, mgh के बराबर होती है, राइट. तो यहाँ से हमें ये क्योंकि m एंड g ये कांस्टेंट है और यहाँ पे हम h को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू h, दैट विल बी इक्वल टू 1. सो देयरफॉर फोर्स विल बी इक्वल टू माइनस टाइम्स mg.
नेगेटिव जो साइन यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है ये ग्रेविटेशनल फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन में इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पे जो माइनस साइन है ये इंडिकेट कर रहा है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ लग रहा है। ओके, अगर हमारे पास एक बॉडी है विद पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh, अगर उसको हम रिलीज करेंगे तो वो काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगी। वो जो पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर थी वो पोटेंशियल एनर्जी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगी एंड दैट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ mv², राइट। तो यहाँ से हम ये निकाल सकते हैं, हमने ये पढ़ा है v² इक्वल टू 2gh, राइट। v² माइनस u² इक्वल टू 2gh, वहाँ से अगर हम लेंगे और u को मान के चलो हम 0 लेते हैं तो वहाँ से हमें मिल जाएगा v² इक्वल टू 2gh फ्रॉम द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वहाँ से हमें ये मिल जाएगा। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स बाय m/2 तो हमें ये मिल जाएगा हाफ ऑफ mv² इक्वल टू mgh dv/dx। तो आप पोटेंशियल एनर्जी को इस तरह से भी लिख सकते हो, f of x is equal to minus dv/dx. This is the force which is function of x dv upon dx. And इंटीग्रल फॉर्म में हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx फ्रॉम पोजिशन इनिशियल xi टू पोजिशन फाइनल xf इज इक्वल टू अब देखिए इसको हम इंटीग्रेशन करेंगे, इस फॉर्मूला को हम इंटीग्रेशन करेंगे और फोर्स लगेगा फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। ये रहे इसके लिमिट्स, f of x dx इज इक्वल टू, यहाँ पे हम इंटीग्रेशन करेंगे। लेट्स सपोज इसका जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज vi टू vf dv इज इक्वल टू, तो ये बन जाएगा v इनिशियल माइनस v फाइनल।